Yes, a very good afternoon to all of you. First, we will take your attendance. Pooja Patel, Shreya, Khushi Singh, Maitri Shah, Bhavsar Vishwa, Jay Patel, Priyanshi, Khushi Kataria, चलो पूजा पटेल, श्रेया, खुशी सिंह, मैत्री शाह, भवसर विश्वा, खुशी कटारिया, जय पटेल एंड प्रियांशी। ठीक है, सब लोग हो गया अटेंडेंस? यस, और कोई नया ज्वाइन हुआ है? Sneha from SVV. Okay, Sneha has also joined. चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? इन लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कंप्लीट कर दिया था, है ना? उसके बाद हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कंप्लीट कर दिया था। आज हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, और फिर उसके बाद हम नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट वी विल डू सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, and then we will start the Newton's laws of motion. All of you are getting the voice? Yes? Okay, very good. Suppose करो there is one insect which is trapped in this circular groove. ये सर्कुलर ग्रूव है, इसमें एक इंसेक्ट ट्रैप हो गया है। बहुत ही थिन ग्रूव है। ठीक है, सर्कुलर ग्रूव में इंसेक्ट यहाँ पे ट्रैप हो गया है और ये इंसेक्ट इस सर्कुलर ग्रूव में मूव कर रहा है। Insect is moving in this circular groove. Rutvik Bhutani has also joined. Okay, very good. Suppose कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है इस सर्कुलर ग्रूव में और इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, है ना? इसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर हमें रेडियस गिवन।
and the insect is moving steadily in the groove and completes 7 revolutions in 100 seconds. So insect ने कितने रिवॉल्यूशन कवर किए? 7 रिवॉल्यूशन इसने घूमे, और 7 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए इसने टाइम कितना लिया? 100 सेकेंड. Now this insect is moving with a uniform speed inside this circular groove and it rotates 7 revolutions in a given time of 100 seconds. So what is the angular speed of this insect? So हमें इसकी angular speed निकालनी है. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. Angular speed is denoted by omega, and omega is defined as 2 pi by t. Omega is defined as 2 pi by. ये लास्ट क्लास में हमने रिलेशन देखा था, ठीक है. सो अगर 7 रिवॉल्यूशंस के लिए इसको 100 सेकेंड लगते हैं, तो 2 पाई रिवॉल्यूशंस के लिए कितना टाइम लगेगा ये निकाल लो आप. इस क्वेश्चन को आप दो अप्रोच से कर सकते हो. पहला अप्रोच तो ये है, कई बच्चे इसको ऐसे करेंगे. फर्स्ट अप्रोच आपको बताता हूं. सपोज करो 7 रिवॉल्यूशंस के लिए टाइम आपको लगा 100 सेकेंड. देखो स्नेहा ने आंसर भी निकाल दिया, वेरी गुड. 7 रिवॉल्यूशंस के लिए आपको 100 सेकेंड लगे, तो 7 रिवॉल्यूशन में उसने कितना एंगल कवर किया होगा, है ना. 7 रिवॉल्यूशंस में कितना एंगल कवर किया होगा? 7 इंटू 2 पाई. एक रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री. 360 को हम 2 पाई रेडियन से भी डिनोट करते हैं, कल मैंने आपको बताया था. 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियंस. तो 7 रिवॉल्यूशंस मीन्स 7 इंटू 2 पाई. इतना उसने एंगल कवर किया और टाइम कितना लगा? 100 सेकेंड्स. ठीक है, तो यहां से ओमेगा क्या आ जाएगा? 7 2 जा 14 पाई अपॉन 100. एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. सपोज करो 14 पाई रिवॉल्यूशंस के लिए 100 सेकेंड्स लगे, है ना. तो 2 पाई रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा? 2 पाई रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा? सो यहां से आपको 2 पाई रिवॉल्यूशंस का टाइम मिल जाएगा. ये सेकेंड मेथड बता रहा हूं, आप इसको दोनों तरीके से सोच सकते हो. सो यू विल गेट 2 पाई इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 2 पाई. सो यहाँ देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 100 अपॉन सेकेंड 7 सेकेंड्स लगे, है ना. सो ये जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, दिस इज योर टाइम पीरियड t, तो आपको यहां से भी ओमेगा सेम ही मिलेगा, विच इज 14 पाई अपॉन 100. यू कैन थिंक इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट. चलो अब हमें लीनियर स्पीड निकालनी है. तो लीनियर स्पीड क्या होता है बताओ? लीनियर स्पीड इज डिफाइंड एज v इज इक्वल टू r into omega. This is your linear speed when a particle is moving in a circular motion, or I can say uniform circular motion. So uniform circular motion में linear speed क्या होती है? r times omega. तो आपको r का वैल्यू पता है, ओमेगा का वैल्यू भी पता है. यू विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. ओमेगा कितना आया? 14 पाई अपॉन 100. अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड. रेडियन पर सेकेंड, where this is your angle which is measured in radians and this is your time which is measured in seconds. ठीक है. सो ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड. सो आपकी लीनियर स्पीड क्या हो जाएगी? देखो रेडियस आपको पता है 0.12 और ओमेगा कितना है? ओमेगा भी आपको गिवन है 14 पाई अपॉन 100.
तो यहां से आपको लीनियर स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना? लीनियर स्पीड के रिलेशन से हमें लीनियर स्पीड मिल गई। अब सपोज करो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? कल ही हमने पढ़ा था, जब भी कोई पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, सो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता था एक्सेलरेशन का? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर। तो आपको ओमेगा की वैल्यू भी पता है, आपको आर की वैल्यू भी पता है। यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, एक आध एग्जांपल और करते हैं। सपोज करो हमने किसी स्टोन को थ्रेड से बांधा, इस स्टोन को हमने थ्रेड से बांधा और फिर इस स्टोन को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली रोटेट किया, तो भी ये सर्कुलर मोशन करेगा। I have rotated this stone in the horizontal circle, so this stone will perform the uniform circular motion. It is given in question that a stone is tied to a end of a string of 80 centimeter. Let's say the length of this string is 80 centimeter and it is whirled in a horizontal circle with a constant speed. So the speed of this stone is constant. If the stone makes 14 revolution in 25 seconds, अगर स्टोन जो है आपका 14 रिवॉल्यूशन ले रहा है 25 सेकेंड्स में, 14 रिवॉल्यूशंस इन 25 सेकेंड्स, ठीक है, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन? सो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। You have to find the magnitude of acceleration of the stone. Yes. So how will you find the magnitude of acceleration of this stone? Yes, Nikki has also joined. Find the magnitude of acceleration of this stone. Yes, क्वेश्चन सबको समझ आ गया? पल्लवी इज ऑल्सो प्रेजेंट। यस बेटा, टाइम पे आया करो क्लास में, है ना? क्लास का टाइम देखो और आप किस टाइम पे आ रहे हो वो देखो। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्टोन? यस, हमें पता है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। कल ही हमने डिस्कस किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर। बट यहां पे रेडियस कैसे निकालोगे? व्हाट विल बी द रेडियस? हाउ विल यू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? आपको तो लेंथ गिवन है ना क्वेश्चन में, आर थोड़ी गिवन है। अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? यस, एनीवन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है या टेंजेंशियल? नहीं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही आता है ना? देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसमें भी हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही आएगा
which will always act towards the center. ठीक है, यस। अब जल्दी से बताओ मेरे को, रेडियस क्या लोगे? अब जब मैं इसको घुमाऊंगा, इसको ऐसे नहीं घुमा रहे एक्चुअली, इसको इस तरह से घुमाया उन्होंने। इसको स्टोन से बांध के हमने इसकी वर्लिंग इस तरह से करी, क्योंकि आपको रेडियस कैसे लोगे फिर आप, है ना? इस तरह से हमने इसको रोटेट किया, तो आपका जो रेडियस होगा वो इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर होगा, है ना? योर रेडियस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, 0.80 मीटर्स। ठीक है, तो यहां से आप ओमेगा फाइंड कर लोगे, सिंपल है। ओमेगा सबसे पहले आप निकाल दोगे, रेडियस आपको पता ही है, तो आपके पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? चलो, इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप चाहो तो एक बार देख लेना। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हाँ, अब वो रिजॉल्व करके निकाल लेना। पल्लवी शर्मा क्या बोल रहे हो? रिजॉल्व करके 80 साइन थीटा आ रहा है। नहीं, वो रिजॉल्व मत करो। वो क्वेश्चन में क्या है, आपका जो लेंथ ऑफ थ्रेड है उसी को रेडियस मानो। इसको हमने ऐसे रोटेट किया, ठीक है। सो लेंथ ऑफ थ्रेड विल बिकम योर रेडियस। अभी मैं ज्यादा मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जा रहा हूँ। इस पे बनाने चाहे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम फ्रेम कर सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिक्स, बट उतना डीपली अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी मैथमेटिक्स आपको रिक्वायर नहीं है। बेसिक लेवल के लिए इतनी मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, जो चाहिए वो मैं आपको बताते जाऊं। ठीक है, चलो अब आ जाओ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। सबको क्लियर हो गया यहां तक? हाँ, चलो यहां तक सबको क्लियर है? यस। तो सबसे पहले आपका जो साइंटिस्ट आया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले, कुछ आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था, इस साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी, किसी भी बॉडी को अगर कॉन्टिन्यूसली मूव करना है, किसी भी बॉडी को अगर कॉन्टिन्यूसली मूव करना है, तो उसके मोशन को बनाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। वी ऑलवेज रिक्वायर्ड सम एक्सटर्नल फोर्स सो दैट इस बॉडी का एक यूनिफॉर्म मोशन बना रहे। एरिस्टोटल ने यह बताया था। एरिस्टोटल ने क्या बताया था कि को अगर कॉन्स्टेंटली हमें मूव करवाना है तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए टू कीप द बॉडी इज इन मोशन। दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय एरिस्टोटल, है ना। मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूं। टू मेक द मोशन
continuous and external force is required. अच्छा, अब हम वो डोमेन में एंटर कर रहे हैं. अभी तक हमने जो भी पार्ट डिस्कस किया, हमने क्या पढ़ा था अभी तक? जो भी हमने पढ़ा वो सारा पार्ट आपका था काइनेमेटिक्स का. ठीक है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड till now are all the part of kinematics. पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अब हम जो भी पढ़ेंगे उसमें हम काइनेटिक्स की बात करेंगे. एंड आई होप दैट एवरीवन नो द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. सबको काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का डिफरेंस पता है ना? काइनेमेटिक्स में हम जो पढ़ते थे, हम वेलोसिटी की बात करते थे, एक्सेलरेशन की बात करते थे, डिफरेंट डिफरेंट मोशनल पैरामीटर्स पढ़ते थे, बट हम वो फोर्स, वो कॉज कैसे हो रहा है ना, मोशन कैसे कॉज हो रहा है, इसकी हम बात नहीं करते. लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स और टॉर्क. जिस फोर्स की वजह से वो मोशन कॉज हो रहा है, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट फोर्स ऑल्सो, which part comes under kinetics. So from Newton's law of motion आपका kinetics वाला सेक्शन बिगिन हो जाता है, और इसलिए यहाँ पे हम फोर्स के बारे में भी बात करेंगे. अभी तक हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात करते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, डिस्टेंस निकालते थे, एवरेज वेलोसिटी पढ़ते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते थे, एवरेज एक्सेलरेशन निकालते थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते थे. दुनिया भर की चीजें अभी तक हमने कैलकुलेट करी, बट हमने कभी भी अभी तक फोर्स की बात नहीं करी. लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ही नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्स ऑल्सो, विच इज बेसिकली द कॉज ऑफ मोशन. सो काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन. ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कॉज ऑफ मोशन से भी डील करती है. ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए. अब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्यों स्टडी करना है. ठीक है, अब सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया था, उन साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल. और एरिस्टोटल की ये थ्योरी थी कि इन्होंने ये बताया कि किसी भी बॉडी को अगर मुझे यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, किसी भी बॉडी को कॉन्टिन्यूसली अगर मुझे मोशन में रखना है, तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे लगाना पड़ेगा. इसमें उसने कई तरह के एग्जांपल्स दिए कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें फ्रिक्शन होता है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक को अपोज करता है, और एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स उस फ्रिक्शन को ओवरकम करता है. इसलिए हमें किसी भी बॉडी को अगर मोशन में रखना है तो हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है. इसलिए कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है जो कॉन्टिन्यूसली बॉडी को मोशन में रखे. लेकिन एरिस्टोटल की थ्योरी सही नहीं थी, इसमें कुछ करेक्शंस थे, और वो करेक्शन किसने किए? गैलीलियो ने. इसके बाद जो साइंटिस्ट आए इसकी थ्योरी में करेक्शन करने, वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? गैलीलियो. अब गैलीलियो ने क्या किया? गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे, और सबसे फेमस जो उनका एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक स्लोपी कर्वेचर लिया. ठीक है, दो इंक्लाइन प्लेन लिए उन्होंने. दिस वाज द फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन एंड दिस वाज योर सेकंड इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, तो यहां से एक बॉल को फेंका गया, इस वाले इंक्लाइन प्लेन से एक बॉल को फेंका गया, और ये नोटिस किया कि ये बॉल सेम हाइट पे रीच कर गई दूसरे इंक्लाइन प्लेन. जब किसी बॉल को एक इंक्लाइन प्लेन से फेंका गया तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो बॉल का राइज था दूसरे इंक्लाइन प्लेन पे,
वो बिल्कुल सेम हाइट पे जाके राइज हो गई, है ना। लेट सपोज दिस हाइट इज h, यहां से हमने इस बॉल को फेंका, सो ये बॉल अगेन सेम हाइट अचीव कर गई h, है ना। बॉल अगेन सेम हाइट अचीव कर गई h। फिर गैलीलियो ने क्या किया, wait, some issue has occurred, wait for 1 minute, what is happening? हाँ, फिर गैलीलियो ने क्या किया, उसने थोड़ा इंक्लाइन प्लेन को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके ये देखा कि जब उसने इंक्लाइन प्लेन इस कर्वेचर का बनाया, एक कटोरे की शेप जैसा, तो भी उसने नोटिस किया जब मैं उसने बॉल को यहां पॉइंट से फेंका तो इस पॉइंट पे बॉल ने सेम हाइट वापस अचीव कर ली, है ना। बट उसने कंडीशन क्या रखी कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपका फ्रिक्शनलेस, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं, दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, if the surface is made frictionless and the ball is released from some height h, तो बॉल ने वापस सेम हाइट गेन कर ली जिस हाइट से उसको फेंका गया, उसने h हाइट फिर से अचीव कर ली। फिर गैलीलियो ने क्या किया, इस स्लोप को थोड़ा कम करते गया। सपोज करो ये स्लोप का एंगल है थीटा, उसने इस थीटा को कम करते गया, ये एंगल उसने रिड्यूस करते गया। तो जब उसने एंगल रिड्यूस किया तो सपोज करो ये कुछ इस तरह का हो गया। फिर भी उसने देखा कि जब उसने किसी बॉल को रिलीज किया ऑन दिस फ्रिक्शनलेस प्लेन, द बॉल हैज अगेन अचीव्ड द सेम हाइट h, जितनी हाइट से उसको फेंका गया था उतनी हाइट उस बॉल ने फिर से अचीव कर ली, जबकि उसने एंगल कम कर दिया, है ना। उसने इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल थोड़ा कम कर दिया, लेट्स से दिस इज थीटा डैश। तो भी उसने नोटिस किया कि ये बॉल ने वापस सेम हाइट अचीव कर ली। फिर उसने क्या किया, इस एंगल को जीरो कर दिया। गैलीलियो ने क्या किया, इस एंगल को फिर जीरो कर दिया, सो एक फ्लैट प्लेन आपको मिल गया। जैसे ही मैंने इस एंगल को जीरो किया तो मेरे को एक फ्लैट प्लेन मिल गया। अब जब उसने बॉल को रिलीज किया, अगेन दिस प्लेन इज फ्रिक्शनलेस प्लेन, दिस इज अ स्मूथ, दिस इज अ वेरी स्मूथ प्लेन, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ना, जीरो फ्रिक्शन। सिमिलरली ये भी आपका प्लेन कैसा, एकदम स्मूथ है, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है। सो जब उसने बॉल को रिलीज किया h हाइट से, तब उसने ये नोटिस किया कि ये बॉल जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता जा रहा है। दिस बॉल इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग ऑन दिस पाथ। सो व्हाट ही कंक्लूडेड, गैलीलियो ने क्या कंक्लूड किया कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, सो उस बॉडी के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, सो यहाँ पे देखो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, नहीं लगाया, हमने तो खाली बॉल को रिलीज कर दिया और ये कॉन्टिन्यूसली मूव करती जा रही है। इसका मतलब एरिस्टोटल का स्टेटमेंट गलत था। एरिस्टोटल ने तो बताया था कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना है तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा।
But Galileo proved that there is no need of external force. If the surface is made very smooth and if there is zero friction, then we can say that there is no requirement of any external force and the body will keep moving continuously on the plane. ये गैलीलियो ने शो किया. सो गैलीलियो का क्या फंडा था? गैलीलियो ने सबसे पहले तो फ्रिक्शनलेस प्लेन लिया, उसने फ्रिक्शन को ही खत्म कर दिया. फ्रिक्शनलेस प्लेन पे उसने एक्सपेरिमेंट किया. दूसरा उसने क्या कंसेप्ट लिया? दूसरा उसने ये ऑब्जर्व किया कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना. नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड for uniform motion मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती जा रही है. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती जा रही है, क्योंकि इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स तो लग नहीं रहा है, उसने सरफेस का फ्रिक्शन ही खत्म कर दिया, है ना. सो अब इसको समराइज करते, थोड़ा इसको समराइज करके हमें ये पता चला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, it wants to remain in rest. गैलीलियो ने फ्रिक्शन कैसे खत्म किया? गैलीलियो ने फ्रिक्शन खत्म ऐसे किया, उसने ऐसा पॉलिश सरफेस लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिसका फ्रिक्शन एकदम नेग्लिजिबल था. हालांकि असल में हम कभी फ्रिक्शन को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन थिंक दिस एज अ आइडियल कंसेप्ट. गैलीलियो ने अज्यूम किया, गैलीलियो ने ऐसा मटेरियल लिया जिसका फ्रिक्शन नेग्लिजिबल से भी नेग्लिजिबल, मतलब मिनिमम से भी मिनिमम. हालांकि ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं, बट इट्स कंसेप्ट वाज आइडियल कंसेप्ट. गैलीलियो का भी आइडियल कंसेप्ट था ना. कभी भी कोई भी सरफेस प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रिक्शनलेस हो ही नहीं सकता. इन प्रैक्टिकल लाइफ कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता. बट ये गैलीलियो के एजम्पशंस थे. दिस वाज द एजम्पशन ऑफ द गैलीलियो कि अगर हम ऐसा एक सरफेस बना दे जिसपे कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो तो वो बॉडी अपने आप मूव ही करती जाएगी, है ना. उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए मूव करने के लिए, है ना. तो एरिस्टोटेल को ये चीज समझ नहीं आई थी कि हम किसी बॉडी को फ्रिक्शनलेस कर देंगे तो उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए पड़ेगा. एरिस्टोटेल अपने कंसेप्ट से बोल रहे थे, लेकिन गैलीलियो ने इसमें अपना दिमाग लगाया और उसने सोचा कि अगर मैं ऐसा अचीव कर लूं, हालांकि ऐसा कभी अचीव होगा नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हम कभी अचीव नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम कभी कोई पिक्चर नहीं देखते कि सपोज करो, जैसे आपने क्रिश देखी होगी, तो क्रिश में देखा, अगर सपोज करो आपको फ्यूचर में जाने का मौका मिल जाए, सपोज करो ऐसी कोई रिसर्च हो जाए कि आप फ्यूचर में जा सको, तो आपको पता चलेगा कि हाँ फ्यूचर में जाऊंगा तो मैं इतनी सारी चीजों को चेंज कर सकता हूं, आने वाली जो मेरे साथ होने वाली है उसको मैं पहले ही बदल सकता हूं. सिमिलरली गैलीलियो ने भी ऐसा सोचा कि अगर मैं किसी सरफेस को फ्रिक्शनलेस कर दूं, उसका फ्रिक्शन ही खत्म कर दूं, तो वो बॉडी बिना एक्सटर्नल फोर्स के मूव ही करती जाएगी कॉन्टिन्यूअसली. उसको कोई रोकने वाला ही नहीं, उसको कोई रोकने वाला नहीं है. तो यहां से अगर मैं इस पॉइंट को कंक्लूड करूं, सो इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती, इट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट. और अगर कोई बॉडी मोशन में है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन, it wants to remain in motion.
है ना। सो वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती। सो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है देखो, इनर्शिया का मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया का सिंपल भाषा में क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज। अब बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करो अगर आपको सोना पसंद है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको सोना बहुत पसंद होगा, दे वॉन्ट टू स्लीप एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी नाइट। सो वो जल्दी उठते नहीं है सुबह, है ना, सुबह उठते नहीं है। तो या तो उनकी मम्मी उठाती है, या तो वो अलार्म लगाते हैं, या तो उनके पापा उठाते हैं, या उनका ब्रदर सिस्टर जो भी XYZ उठाता है। ठीक है, जिन बच्चों को सोने की आदत पड़ गई है तो वो उठना ही नहीं चाहते अपने बिस्तर से। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर आपने सोच लिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे खाली इंस्टाग्राम ही चलाना है, मुझे खाली फेसबुक ही चलाना है, और मुझे खाली फालतू की बातें करनी है, मुझे व्हाट्सएप पे टाइम पास करना है, दैट इज ऑल्सो इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। सो अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे तो टॉप बनना है, मुझे तो अच्छा रैंक लाना है, मुझे सारे एग्जाम्स क्लियर करने हैं, दैट इज अगेन इनर्शिया। अब आप देखो आपका इनर्शिया किस तरफ ज्यादा है, अच्छी चीजों की तरफ ज्यादा है कि गंदी चीजों की तरफ ज्यादा है। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर आपका इनर्शिया अच्छी जगह है, मतलब अच्छे काम को अगर आप अच्छे काम को करते हो और बुरे काम के लिए आप रेजिस्ट करते हो, देन इट इज गुड, है ना। तो इनर्शिया तब तक आपका चेंज नहीं होता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता। कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, बेटा पढ़ लो, यही टाइम है, अभी पढ़ लो, आज पढ़ लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो पेरेंट्स बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तब वो बच्चा पढ़ने लगता है। सो किसी की भी स्टेट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी में जाते हो तो एकदम से ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आपको झटका लगता है। गाड़ी में जब आप ट्रैवल करते हो या बस में ट्रैवल करते हो और एकदम से अगर कोई ब्रेक लगा दे तो आपको एक जर्क लगता है पीछे की तरफ, है ना। वैसे ही जब गाड़ी सडनली स्टार्ट हो जाती है, एकदम से आप एक्सेलरेट करते हो किसी कार को, फिर आपको एक झटका लगता है। अब वो झटका क्यों लगता है? झटका इसलिए लगता है क्योंकि आपका जो बॉडी का पार्ट बस के साथ कांटेक्ट में है उसको रेस्ट में रहने की आदत पड़ गई है। अब एकदम से उसको एकदम से बॉडी को एक्सेलरेट करोगे तो उसको झटका तो लगेगा, है ना। सिमिलरली आपने देखा होगा